जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आयोग की बात करेंगे। भारत का निर्वाचन आयोग की बात करने वाले। इसके पहले के वीडियो में दोस्तों हम जो है आयोग का सामान्य परिचय और कुछ आर्टिकल 324 की हम बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं निर्वाचन आयोग में संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे। और संवैधानिक प्रावधान में हम आज देखने वाले हैं आर्टिकल 325, 326, 327, 328 और 329 की बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भारत का निर्वाचन आयोग हो जाएगा। भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग की बात करेंगे। और भारत के निर्वाचन आयोग में हम देखने वाले हैं संवैधानिक प्रावधान की बात करने वाले हैं। संवैधानिक प्रावधान दोस्तों, इसके पहले हम बात कर चुके हैं। किसी भी आयोग को हमें पढ़ना है तो कुल 5 प्रकार से हम पढ़ते हैं। 5 प्रकार, जिसमें सबसे पहला आ जाएगा सामान्य परिचय। सामान्य परिचय के बाद में संवैधानिक प्रावधान, और संवैधानिक प्रावधान के बाद में इसकी संरचना, गठन एवं निर्वाचन आयोग की कार्य एवं शक्ति। और जो आखिरी और जो 5वें नंबर का हमारा प्रकार है वो है अन्य तथ्य। तो हम इसी क्रम में जो है सभी आयोगों को हम पढ़ने वाले हैं, इसी क्रम से। इस प्रकार से दोस्तों पढ़ने से जो है हमें बहुत ही सरल एवं आसान लगेगा और बहुत ही जल्द याद हो जाएगा। तो हम देखने वाले हैं संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान में दोस्तों हम जो है अनुच्छेद नंबर 324 की हम बात कर चुके हैं। अनुच्छेद 324 की हम बात कर चुके हैं। और अनुच्छेद 324 की बात करने के बाद में हमने इसमें 324 एक इनके उपखंड की भी बात कर चुकी है। 324 2 की बात की, 3 की, 4 की, 5 और 6 की हम बात पहले ही कर चुके हैं। तो इसमें हमने देखा था कि अनुच्छेद 324 क्या है। अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग का गठन की बात की गई है। तो अनुच्छेद 324 में यह कहा गया है कि जो निर्वाचन आयोग के कार्य की, जो चुनाव के कार्य की अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन की जो शक्ति है वो किसमें निहित है? चुनाव आयोग में निहित है, ये बात कही गई थी। जैसे 324 एक में इसकी स्थापना, चुनाव आयोग की स्थापना की बात कही गई। स्थापना के बाद में 2 में क्या कहा गया? इसकी संरचना बताई गई थी। 2 के बाद में 3 में ये कहा गया था कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वही क्या होगा? सदस्यों का जो है, जो आयोग है उसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। और 4 में क्या कहा गया है? 4 में प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति की बात कही गई है। और 5 में क्या कहा गया था? 5 में इनकी सेवा शर्तें बताई गई है। और 6 में क्या कहा गया है? 6 में जो कर्मचारी उपलब्ध कराने की बात कही गई। जो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है निर्वाचन आयोग को क्या कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। तो 324 की हम पहले बात कर चुके। अब हम बात करने वाले हैं 325 की बात करेंगे कि अनुच्छेद 325 में क्या दिया गया है। तो संवैधानिक प्रावधान में हम देखने वाले हैं अनुच्छेद नंबर 325 की बात करेंगे। अनुच्छेद 325, और अनुच्छेद 325 में क्या दिया गया ये देखेंगे। तो अनुच्छेद 325 में यह कहा गया है दोस्तों कि धर्म, जाति, लिंग और मूल वंश के आधार पर क्या है? मतदाता जो है मतदान के लिए अयोग्य घोषित नहीं हो सकता, और न ही इन आधारों पर वह अपना नाम जो है मतदाता सूची में जोड़ने के लिए दावा कर सकता है। तो हमें ये याद रखना है। तो इसमें अनुच्छेद 325 में यह कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग और मूल वंश के आधार पर निर्वाचक नामावली के लिए अपात्र नहीं माना जा सकता। तो हमने ये देखा कि 325 में क्या है? धर्म, जाति, लिंग और मूल वंश के आधार पर निर्वाचक नामावली के लिए कोई भी व्यक्ति क्या है? धर्म, जाति, मूल वंश और लिंग के आधार पर जो है निर्वाचक नामावली के लिए अपात्र नहीं माना जा सकता है। मतलब उसका नाम इसके आधारों पर क्या है? निर्वाचक नामावली में शामिल करने के लिए अपात्र नहीं माना जा सकता, या इन्हीं आधारों पर वो क्या है? जो अपना निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने के का दावा नहीं कर सकता है। तो ये याद रखना है। तो 324 में ये बोला गया है, सीधा सिंपल सा आर्टिकल है कि धर्म, जाति, लिंग और मूल वंश के आधार पर जो है मतदाता
को मतदान के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता और इन्हीं आधारों पर वह मतदान करने के लिए अपने आप को दान करने का दावा नहीं कर सकता। तो ये हमें याद रखना है। जो अनुच्छेद 325 में क्या कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर निर्वाचक नामावली के लिए वह अपात्र घोषित नहीं किया जा सकता। अब 325 के बाद में जो अगला हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद नंबर 326 की बात करेंगे। और अनुच्छेद 326 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 326 में ये कहा गया है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर वयस्क मताधिकार के आधार पर वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव संपन्न किए जाएंगे। तो ये हमें याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर 326 में क्या कहा गया है, 326 में ये कहा गया है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और विधानसभा के जो है चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो यहाँ पर वयस्क मताधिकार की हम बात कर लेते हैं। वयस्क मताधिकार की जो आयु अभी वर्तमान में है 18 वर्ष है, ये याद रखना है। वर्तमान में क्या है आयु, वयस्क मताधिकार की जो आयु है 18 वर्ष है दोस्तों। यहाँ पर एक पॉइंट हमें याद रखना है, सबसे अभी जो है मतदान करने की आयु अभी 18 वर्ष है। इसके पहले अगर हम बात की जाए तो इसके पहले जो मतदान की आयु 21 वर्ष हुआ करती थी, ये भी हमें याद रखना है। इसके पहले जो है मतदान की आयु कितनी 21 वर्ष हुआ करती थी। 1950 से लेकर 1989 तक जो मतदान की आयु कितनी हुआ करती थी, 21 वर्ष हुआ करती थी। तो ये हमें याद रखना है। अभी वर्तमान में 18 वर्ष है। 61वां संविधान संशोधन, ये भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 61वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर क्या किया गया है, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत क्या किया गया है दोस्तों, जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से कितनी कर दी गई है, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये हमें याद रखना है। जो मतदान की आयु है अभी वर्तमान में 18 वर्ष और मूल संविधान में जो 1950 से लेकर 1989 तक की अगर बात की जाए तो कितनी थी, 21 वर्ष थी। तो अभी जो है 1989 में ये मतदान की आयु 21 से क्या कर दी गई है, 18। तो अभी वर्तमान जो है 18 वर्ष है। तो ये याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत जो है मतदाता की आयु 21 से 18 वर्ष की गई थी। तो 61वां संविधान संशोधन, ये भी पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। तो 326 में क्या कहा गया है, वयस्क मताधिकार के आधार पर जो है मतदान किए जाएंगे, जिसमें लोकसभा और विधानसभा के जो मतदान है वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न किए जाएंगे। अब 326 के बाद में जो अगला आ जाएगा अनुच्छेद नंबर आ जाएगा 327। और 327 में क्या कहा गया है, तो 327 में ये कहा गया है कि विधानमंडल 327 में ये कहा गया है कि विधानमंडल से संबंधित चुनाव के मामले में कोई भी उपबंध या कानून बनाने की जो शक्ति है, कानून बनाने की उपबंध मतलब होता है कानून बनाना या कोई भी कानून उपबंध करना। तो कोई भी उपबंध या कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसमें निहित है, कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित है। कानून बनाने की शक्ति किसमें, संसद में निहित है, संसद में निहित है। तो ये याद रखना है। यहाँ पर 327 है। तो अनुच्छेद 327 में क्या कहा गया है, 327 में ये कहा गया है कि विधानमंडल से संबंधित चुनाव के मामले में कोई भी उपबंध बनाने की जो शक्ति है, 327 में स्पष्ट लिखा गया है कि विधानमंडल से संबंधित चुनाव के मामले में अगर कोई भी कानून बनाना है तो उसकी जो शक्ति वो कहाँ पर है, संसद में निहित है। विधानमंडल मतलब दोस्तों आ जाएगा लोकसभा, राज्यसभा की बात कर ले, लोकसभा या राज्यसभा हो जाएगा। इसमें अगर कोई भी चुनाव से संबंधित अगर कोई भी कानून बनाना है या
विधानसभा की भी अगर बात की जाए, इनसे संबंधित अगर कोई भी कानून बनाना है तो इसकी जो शक्ति है कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। तो जैसे कानूनों की अगर बात की जाए, जैसे तो अगर कोई सीट को बढ़ाना है, कोई क्षेत्र में, कोई विधानसभा क्षेत्र या कोई लोकसभा क्षेत्र में अगर कोई सीट को बढ़ाना है, घटाना है, या अगर वहां सीट को आरक्षित करना है, तो ये सब जो शक्तियां कहां पर निहित है, किसमें निहित है, संसद में निहित है। और संसद के द्वारा ही दोस्तों एक परिसीमन आयोग की इसमें स्थापना की जाती है। तो परिसीमन आयोग को जो शक्ति भी प्राप्त होती है, कौन से आर्टिकल के तहत प्राप्त होती है, 327। तो यहाँ पर यह भी याद रखना है, जो परिसीमन आयोग को जो शक्ति दी गई है, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग को शक्ति कौन से आर्टिकल से प्राप्त होती है, तो 327 ये याद रखना है। इसका काम होता है कि कौन से क्षेत्र में सीट कम करना है, घटाना है, किसी क्षेत्र में सीट को बढ़ाना है या आरक्षित सीट करना है, ये परिसीमन आयोग के द्वारा की जाती है। तो परिसीमन आयोग को जो शक्ति मिलती है कहां से, 327 से मिलती है। तो विधानमंडल से संबंधित चुनाव के मामले में कोई भी उपबंध करना है तो वो शक्ति किसमें निहित है, संसद में निहित है, ये याद रखना है। अब इसके बाद जो अगला आर्टिकल आ जाएगा, अनुच्छेद नंबर 328 आ जाएगा, अनुच्छेद 328। और अनुच्छेद 328 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 328 में ये कहा गया है कि राज्य से संबंधित चुनाव के मामले में, राज्य से संबंधित चुनाव के मामले में, राज्य से संबंधित चुनाव के मामले में उपबंध करने की जो शक्ति है, उपबंध करने की शक्ति राज्य विधायिका में है, राज्य विधायिका में है। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर कोई मामला राज्य का हो और वो राज्य की विधानसभा जो चुनाव क्षेत्र से जुड़ा हो, ऐसे मामले जो राज्य का हो और राज्य के चुनाव क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हो, वहां पर अगर कोई उपबंध करना है तो वो जो शक्ति वो किसको प्राप्त है, राज्य की विधायिका को प्राप्त है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी विधानसभा चुनाव का क्षेत्र है, किसी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में किस प्रकार से चुनाव कराना है, उससे संबंधित अगर कोई कानून बनाना है तो वो किसमें निहित आ जाएगा, राज्य की विधायिका में है। तो ये भी याद रखना है कि राज्य के मामले, राज्य से संबंधित चुनाव क्षेत्र, ऐसे चुनाव क्षेत्र जो राज्य से संबंधित हो और वहां पर कोई अगर प्रावधान करना है, वहां कोई कानून बनाना है, तो वो किसमें निहित है, राज्य की विधायिका में। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, अगर किसी राज्य का जो चुनाव, अगर किसी राज्य में चुनाव ईवीएम से कराना है, पूरे राज्य में ईवीएम से कराना है, तो उसके संबंध में अगर कोई प्रावधान बनाना है तो वो कौन, राज्य की विधायिका के द्वारा बनाए जाएंगे। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 328। अब अनुच्छेद 328 के बाद में एक आर्टिकल आ जाएगा जो लास्ट है, 329। तो 329 में हम बात करने वाले हैं कि निर्वाचन संबंधित कार्य, निर्वाचन संबंधित कार्य में जो निर्वाचन से संबंधित जो कार्य है उसमें क्या हो जाएगा, निर्वाचन संबंधित कार्य में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये भी याद रखना है, जो निर्वाचन संबंधित जो कार्य होते हैं, जो निर्वाचन से संबंधित जितने भी प्रावधान है, वो जो कार्य किए जाएंगे वो किसमें, चुनाव आयोग के द्वारा किए जाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार का जो है न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर चुनाव की तिथि घोषित करना है तो चुनाव की तिथि कौन घोषित करेगा, जो चुनाव का जो कार्यक्रम है, चुनाव कितने चरणों में करवाना है, वो सब किसका काम है, वो जो है चुनाव आयोग का काम है। अगर चुनाव आयोग ने, जैसे अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग में किसी राज्य का 3 चरणों में चुनाव संपन्न कराया है तो वो चुनाव आयोग ही कराएगा, उसमें जो है न्यायालय का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, ये हमें याद रखना है। तो निर्वाचन संबंधित कार्यों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, अनुच्छेद 329 में ये कहा गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो है 325 की बात की, 326 की बात की, 327 की बात की, 328 और 329 की बात की, जिसमें 325 में ये कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर निर्वाचक नामावली के लिए क्या है, अपात्र नहीं माना जा सकता, और इन्हीं आधारों पर क्या है, हम नाम जुड़ाने के लिए क्या है, इनमें दावा नहीं कर सकते।
फिर वयस्क मताधिकार की बात कही गई है। वयस्क मताधिकार जो है आयु 18 वर्ष है। और 61वां संविधान संशोधन 1989 भी हमें याद रखना है। इसके बाद अनुच्छेद 327 में क्या कहा गया है कि विधानमंडल से संबंधित अगर कोई भी प्रावधान करना है तो उसकी जो शक्ति किसमें निहित है, संसद में निहित है। 328 में राज्य अगर ऐसा कोई चुनाव का क्षेत्र या कोई मतदान क्षेत्र जो राज्य से जुड़ा हुआ है और वहां पर कोई प्रावधान करना है तो वो काम कौन करेगा, राज्य विधायिका का है। निर्वाचन से संबंधित कार्य में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां पर जो है न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो अब इसके बाद दोस्तों हम देखने वाले जो हमारा अगला पॉइंट रहेगा, तीसरे नंबर का पॉइंट है, और वो पॉइंट रहेगा हमारा निर्वाचन आयोग की संरचना या गठन किस प्रकार से है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, इसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। निर्वाचन आयोग की संरचना किस प्रकार से है, इसका गठन कब हुआ था, ये सब बातों की हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। जय हिंद।